नमस्कार। दूरदर्शन के आज के इस विशेष वार्तालाप में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, दूरदर्शन हर रोज़ एक नए व्यक्ति को आपके सामने प्रस्तुत करता है, जिससे हमें कुछ जानने मिलता है, सीखने मिलता है और वही ज्ञान हमारे रोज़ बरोज़ के जीवन में या हमारे ऑफिस में हमें काम में आता है। मार्च महीना है, तो आज हम आपके लिए एक ऐसे विशेषज्ञ आपके सामने लेके आए हैं जिनको हमारी ज़रूरत है और हमें उनकी ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे हमारे ऑफिस के काम में मार्च एंड का टारगेट का टेंशन होता है, वो टेंशन का एक भाग होता है इनकम टैक्स रूल्स और उसको फॉलो करना और उसी को आगे बढ़ाना। चाहे वो हाउसवाइफ हो तो उसको भी मार्च एंड का प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि कई बार आप जैसे लोग जो काम करते हैं उनका इनकम टैक्स पेमेंट करना और उस वजह से घर पे आमदनी कम पहुंचाना भी होता है। तो चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपकी बहन हो या सिस्टर हो जो घर पे हो या ऑफिस में काम करते हो, हम सबको ये मार्च का एक अलग तरीके का टेंशन होता है। बट टेंशन करना ज़रूरी है। क्या हम उसको समझने के बाद, सीखने के बाद कुछ आसान तरीके अगले साल नहीं अपना सकते हैं? आइए हम वार्तालाप करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ के साथ, जो कि हमारे साथ है श्री मनीष दफरिया जी। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जैसे मैंने बताया, मार्च महीना एक टेंशन का महीना होता है जी। आप व्यक्तिगत तौर पे हर साल मार्च महीना आता है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप बहुत सारे लोगों का फिनांस मैनेज करते हो, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के आप अधिकारी हो, तो बहुत सारे लोगों को आप ज्ञान देते हो। मार्च महीना आपके लिए कैसा होता है? मार्च के महीने की अपनी कुछ खासियत होती ही है। वसंत का उत्सव हम मार्च में मनाते हैं, होली का रंग बिरंगा त्यौहार होता है, एक आनंदमय वातावरण चारों ओर हमें मिलता है। टैक्सेशन की नज़र से अगर देखें तो मार्च के महीने की अपनी विशेष अहमियत होती है। जो काम हमें मार्च के महीने में करना है इनकम टैक्स के लिए, वो मार्च के महीने में ही करना होते हैं। अगर एक दिन भी लेट हो गया तो फिर वो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है। एडवांस टैक्स का पेमेंट कुछ लोगों को करना होता है, बिजनेसमैन वगैरह जो हैं जिनकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है, सो उन्हें अपना एडवांस टैक्स वैसे तो 15 मार्च तक भर देना है। 15 मार्च तक किसी कारण से नहीं भर पाए तो 31 मार्च तक तो हर हालत में एडवांस टैक्स भर ही देना चाहिए। जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करना है इनकम टैक्स की छूट लेने के लिए, 31 मार्च तक अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसका आपको फ़ायदा भी मिल जाएगा। अगर वही इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल को हो रहा है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। LIC का प्रीमियम अगर पे कर रहे हैं, उसका इनकम टैक्स में आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका आप इनकम टैक्स में बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो ये सारे काम आपको 31 मार्च तक किसी भी तरीके से कर लेना है। हमारे लिए भी व्यक्तिगत तौर पे भी हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भाई इनकम टैक्स से रिलेटेड जो काम मेरे 31 मार्च तक हो जाना चाहिए वो मैं उसको पूरा कर लूँ। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी हम यही सलाह देते हैं कि भाई आपके जो भी ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, जो भी आपके एडवांस टैक्स के पेमेंट हैं, ये 31 मार्च तक कर लें तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर वो लेट हो गया तो फिर कोई उपाय नहीं बचता है उसका बेनिफिट लेने का। जी, उपाय नहीं बचता है। आप IIM लखनऊ में भी इंदौर में आप जाते हैं, आप बहुत सारी जगहों पे युवाओं को मिलते हैं और उनको इसका प्रशिक्षण देते हैं जी। मैं वहाँ से प्रश्न करने की शुरुआत करूँगा कि आज के युवा इनकम टैक्स रूल्स रेगुलेशंस के लिए क्या समझते हैं और उनका उसके ऊपर प्रतिभाव क्या है? उमेश जी, 2 चीज़ें हैं। एक तो ऐसा है, इनकम टैक्स पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो गया है। जैसे मैं अभी यहाँ अहमदाबाद में हूँ, हम ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट की एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें इनकम टैक्स बार एसोसिएशन अहमदाबाद भी पूरी तरीके से सहयोग दे रही है। तो ये दोनों और मुझे बताया गया कि सभी इनकम टैक्स बार एसोसिएशन अहमदाबाद जो है वो मेरा ख्याल है सबसे पुरानी एसोसिएशन है यहाँ पे अहमदाबाद पे। 1947 में कभी ये इस्टेब्लिश हुई थी, मतलब आज़ादी के साथ में हमने ये एसोसिएशन अहमदाबाद में इस्टेब्लिश करी। उस समय इनकम टैक्स का जो स्वरूप हुआ करता था वो बड़ा, जिसको कहना चाहिए, भारी भरकम हुआ करता था। बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी, बहुत सारी मुश्किलें होती थी। लेकिन पिछले 5-10 सालों में टैक्सेशन की प्रोसीजर काफ़ी आसान हुई है, चीज़ों का सरलीकरण हुआ है,
नई जनरेशन जो है जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होती है, तो इनकम टैक्स हमारा काफ़ी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गया है। और बल्कि मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसे देश होंगे जहां पे टैक्सेशन की व्यवस्था इतनी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है कि आप अपने घर में बैठ के अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जो आपकी इनकम की इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। सो एक तरफ तो ये परिवर्तन हम देख रहे हैं, चीज़ें आसान हो रही हैं, चीज़ें सरल हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ये नई जनरेशन जो पर्टिकुलरली से इनकम अर्निंग कैपेसिटी में आई है पिछले 10-15 सालों में, या जिनको हम मिलेनियल्स कहा करते हैं, जो अभी अभी जिनने साहब इकोनॉमी में अपना कदम रखा है, उनको शायद उतनी सेंसिटिविटी नहीं है जो हम देखते हैं। भाई टैक्सेशन देश का कानून है, हमारा कंट्रीब्यूशन है नेशनल डेवलपमेंट के प्रति, और लॉ ऑफ लैंड है, आपको उसको कंप्लाई करना होगा। हो सकता है हमको ये लगता हो कि भाई मेरी मेहनत की कमाई है और ये सरकार को देने में कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, ये मान के चलें, पर ये देश का कानून है, आपको उसको मानना पड़ेगा। और मानने के लिए उसको थोड़ा बहुत जानना समझना ज़रूरी है। ये जो एसोसिएशन है हमारी गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम करती रहती हैं। इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो सजेशन ये रहता है कि भाई नई जनरेशन अपने आप को अप टू डेट रखे, पता रखे कि कहाँ उसे कोई फ़ायदा मिल सकता है, उनका बेनिफिट पूरा उठाने की कोशिश करें। मैं आपका वो वर्ड पकड़ना चाहूँगा कि लॉ ऑफ लैंड है और नेशन डेवलपमेंट में हमारा वो कंट्रीब्यूशन है। जब हम लोग मीडिया के अलग अलग माध्यम में किसी सेलिब्रिटी का एक न्यूज़ देखते हैं कि उन्होंने एडवांस टैक्स भर दिया या उनका इतना बड़ा टैक्स अमाउंट उन्होंने भर दिया है, तब आम जनता उसको महसूस क्यों नहीं कर पाती है, बल्कि ये सोचती है कि वो तो ज़्यादा कमाते इसलिए भरते हैं, हम तो कहाँ कमाते ही हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई कमाता नहीं है। तो वो एक इमोशनल स्टेटस सालों से मैं लोगों का देखते आ रहा हूँ, शायद मेरे में भी कहीं ना कहीं वो है कि हाँ वो कमाते हैं इसलिए भरते हैं। तो वो इमोशनल स्टेटस को कैसे आप काउंसलिंग करते हैं, कैसे आप समझाते हैं ऐसे सेमिनार के ज़रिए, या आपके क्लाइंट्स को या हमारे दूरदर्शन के जो श्रोतागण हैं उनको आप कैसे समझाना चाहेंगे कि आप भी अपने आप में एक सेलिब्रिटी है, आप भी एडवांस टैक्स पे कर सकते हो? इसमें सब एक छोटा सा मुद्दा और ये भी है जो आपने कहा कि भाई कमाता तो हर कोई है, और निश्चित रूप से जिस तरीके से इकोनॉमी ने देश में प्रोग्रेस करी है, अर्थव्यवस्था जिस तरीके से आगे बढ़ी है, तो कमाई के बहुत सारे ज़रिए हैं, एक रीज़नेबल लेवल की अर्निंग सब लोगों की हो रही है। हम हमारे टैक्स प्रोफेशन में कई बार दो शब्द यूज़ करते हैं, एक तो आदमी कमाता कितना है और दूसरा दिखाता कितना है। जो सैलरीड व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो साहब सारी की सारी चीज़ें कागज़ पे होती हैं, टैक्स कट के पैसा मिलता है। और उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्यवसाय में लगे हुए हैं, जो छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं। चूँकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड नहीं होती हैं, तो कई बार ऐसे ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं कि यार कमाई तो जो भी है, दिखाना कितना है वो एक अलग मैटर है। पर शायद आपके माध्यम से मैं सारे दर्शकों को ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं पिछले कुछ सालों में बनाई हैं, अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बची नहीं हैं कि साहब मैं कमा कितना रहा हूँ और दिखा कितना रहा हूँ, कौन देखता है। कई बार ऐसा लगता है कि साहब हम गुजरात के किसी छोटे छोटे गाँव में कहीं बैठे हुए हैं, छोटी छोटी जगह हो गई है, तो किसकी नज़र पड़ती है? उमेश जी, सब दिख रहा है, सारी चीज़ें कंप्यूटर पे अवेलेबल है, आपकी अलग अलग सोर्सेज से क्या इनकम हो रही है ये पता है, आपने कितनी बार विदेश यात्राएं करी है ये पता है, आपके घर में कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है ये पता है, तो दिख सबको रहा है। तो एक तो शायद ये संदेश पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि मैं कहीं छोटे शहर में, छोटे गांव में कहीं बैठा हूं तो चल जाएगा, नहीं चलेगा सब। ये वो दिन गए जब चल जाता था। तो हर एक को उस मुख्य धारा में आना तो पड़ेगा, मेन स्ट्रीम में आना तो पड़ेगा। और जब आना ही है तो फिर खुशी खुशी आए साहब, फिर ये मान के चलें कि साहब मैं इस देश के विकास में अपना ये योगदान डाल रहा हूँ। जी ज़रूर, देश के विकास में उनका योगदान ज़रूरी है। और इसी के ऊपर से मुझे एक और प्रश्न आ रहा है कि जैसे महिलाएं हैं, हमारी घर की जो महिलाएं हैं, चाहे वो सिस्टर हो या वाइफ हो या मदर हो, सभी अभी तो एजुकेशन के माहौल से बहुत पढ़े लिखे आगे बढ़ चुके हैं। पुराने भारत की बात अलग है और आज नए भारत की बात अलग है, बट फिर भी
इनकम टैक्स रूल्स रेगुलेशंस की अगर बात आती है, या इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, या फ्यूचर प्लानिंग की बात आती है, वहाँ पे आप कैसे गाइडेंस देते हैं कि घर की महिलाएं या ऑफिस में जो काम करती है, कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि जो ऑफिस में जो महिला काम करती है वो इनकम टैक्स के स्लैब में है, फिर भी उसका डिसीजन वो खुद नहीं लेते हैं और उनके हस्बैंड्स लेते हैं, और उनको मालूम ही नहीं होता है कि उनका देश में विकास में एक प्रदान है, साथ ही साथ में ये रूल्स रेगुलेशंस जानना महिलाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे भारतीय परंपरा में चाबी का गुच्छा उनके पास होता है, बट अंदर क्या कीमत है उनको नहीं मालूम होती है। उसके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? हाँ, सब जिस तरीके से हम देख रहे हैं महिलाओं का पूरी अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से योगदान बढ़ते चले जा रहा है, मतलब यूँ कहा जाता है नॉर्मली कि भाई पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही हैं, कई जगह तो हम देखते हैं पुरुषों से आगे होकर कार्य कर रही हैं। ज़रूर। सो जब आप से इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, जो इनकम अर्निंग एक्टिविटी है वो महिलाओं के लेवल पे हो रही है, सो उसी इनकम अर्निंग एक्टिविटी का ये जो एक अगला हिस्सा होता है कि भाई मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, उसमें मैं कैसे उसे मैनेज किया जा सकता है, इन चीज़ों की जानकारी महिलाओं को होना ज़रूरी है। साधन बहुत सारे उपलब्ध हैं, कई बार ये इच्छाओं का सवाल होता है। ऐसा नॉर्मली माना जाता है कि यार ये पैसे कौड़ी का तो जो भी मामला है तो ये देख लेंगे, परिवार में ये देख लेंगे वाली जो चीज़ होती है वो मतलब जिस हिसाब से समय बदला है, जरूरी है महिलाओं को इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रहे। एक बहुत बेसिक लेवल का आइडिया तो कम से कम होना चाहिए ना। सब सेविंग्स के ऑप्शन क्या होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन पे किस तरह की टैक्स लायबिलिटी होती है, बैंक में एफडी पड़ी है उसके इंटरेस्ट पे टैक्स कितना लग रहा है, म्यूचुअल फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड पे टैक्स कितना लग रहा है। एक बेसिक अवेयरनेस मेरा ख्याल है सबको होना बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से इकोनॉमी अब हमारी ग्रो कर रही है उसको देखते हुए। इकोनॉमी ग्रो हो रही है और हमारा परिवार ग्लोबल हो रहा है जी। सो उसके ऊपर भी मुझे एक आपको प्रश्न पूछना है, जिससे कि हमारे दर्शकों के या उनके परिवार जो शायद उनके साथ नहीं रहते हैं, दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, बट इनकम टैक्स लायबिलिटी में या उनके फैमिली के वो हिस्सेदार है, उसका जो भी अच्छा या बुरा उनको समझने में आएगा या उनको भुगतने में आएगा, वो दोनों में वो हिस्सेदार है। तो जो अगर मेरा परिवार ग्लोबल है, मेरे कोई रिश्तेदार, मेरे कोई इमीडिएट जो लोग हैं, वो कैसे मेरे साथ जुड़ते हैं, और अगर मेरा इंटरनेशनल बिजनेस भी चल रहा है और वो परिवार मेरे साथ है, तो वैसे आप कैसे गाइड करेंगे कि आपके परिवार जो ग्लोबल लेवल पे है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे, इनकम टैक्स रूल्स कैसे फॉलो किया जाए? सर, दो अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि साहब बच्चा अभी परिवार से बाहर पढ़ने गया हुआ है और यहाँ से हम उसको कुछ रेमिटेंसेस हम यहाँ से भेज रहे हैं, ये परिवार की पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति होती है कि बच्चा अब एक बार वहाँ पे सेटल हो गया है, सेटल होने के बाद में शायद स्थिति बदल गई है। पहले जो यहाँ से माँ बाप पैसा भेजा कर रहे थे, अब थोड़े समय बाद में वो वहाँ से पैसा यहाँ भेजने लगेगा। अब इस सारी प्रक्रिया में टैक्सेशन के कई सारे इश्यूज आते हैं और कई बार हम ये देखते हैं कि वही इग्नोरेंस के कारण लोग बाग गलती कर जाते हैं या चीज़ों को अवॉइड करने लगते हैं। जैसे भारत सरकार का ये नियम है कि साहब आप अगर इंडिया से कोई विदेशी मुद्रा बाहर भेज रहे हैं, 7 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आपका रेमिटेंस हो रहा है तो उस पर एक 20% का टैक्स लगता है। TCS जिसे हम बोलते हैं, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता है, 20% का। अब ये जो टैक्स है, ये टैक्स आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाता है, या आपकी अगर अल्टीमेटली कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लोगों को जो मन में ये कि अवधारणा बनी हुई है कि साहब ये भारत से बाहर पैसा भेजना है, 10 लाख रुपए बैंक के थ्रू भेजेंगे तो बैंक वाला 20% टैक्स लगा लेगा, उनको ये लगता है कि 20% मेरी एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी और इसलिए कई बार लोग बाग बैंकिंग चैनल को अवॉइड करके और फिर कोई दूसरे तरीके से वो पैसा भेजना का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, रिस्क भी ज़्यादा होती है। अब अगर ये छोटी सी अवेयरनेस सबके बीच में रहे कि साहब ये जो आप बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा भेज रहे हैं, सरकार का नियम है 20% का बैंक आपसे टैक्स वसूलेगी, पर ये टैक्स आपकी कॉस्ट नहीं है। साल के आखिरी में जब आपके टैक्स कंसल्टेंट, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये जो बैंक ने आपसे टैक्स वसूला है उसको वो एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है तो भी आप सिंपली अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करके और ये पूरे के पूरे टैक्स को गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम कर सकते हैं, सरकार आपको वापस दे देती है।
सो अब इस चीज़ से अगर आप घबरा रहे हैं, आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप किसी वो अनऑथोराइज हवाला वाले के पास में जाएंगे जो पैसे का कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ाएगा, कॉस्ट बढ़ाएगा। तो ये छोटा सा एक मामला हो गया। भाई इनकम टैक्स का रूल की जानकारी होना क्यों ज़रूरी है। अगली स्थिति हो गई जब वहाँ से पैसा यहाँ पे आ रहा है, फिर लोगों को मन में भय होता है। हमारे पास में इस तरह के प्रश्न आते हैं, लोग बाग बोलते हैं साहब बेटा मेरा वहाँ पे अमेरिका में है, अब यहाँ पैसा भेज रहा है, तो अब वो पैसा भेजेगा तो ये तो मेरी इनकम हो जाएगी, इस पर तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर ये मन में डर है कि टैक्स देना पड़ेगा तो मैं उसको फिर बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं मंगवाऊंगा। मैं फिर क्या करूंगा, मैं किसी हवाला वाले के पास में जाऊंगा, उसको बोलूंगा यार तू चुपचाप मुझे भेज दे। वास्तविकता यह है कि साहब बेटा अगर वहाँ पे अमेरिका में पैसा कमा रहा है, यहाँ माँ बाप को भेज रहा है, तो माँ बाप के लिए ये इनकम नहीं है, इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आपसे अगर कल से कोई सवाल पूछा भी जाता है तो आप बड़े आराम से बतला सकते हैं कि साहब ये अमेरिका में कमाई हुई इनकम है, बैंकिंग चैनल के थ्रू मुझे मिली है, दिस इज़ ये जो है एक गिफ्ट है जो बेटे ने अपने माँ बाप को दी है, जिस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। अभी अगर जानकारी है तो आप ये सारे काम बड़े आराम से कर सकते हैं, प्रॉपर थ्रू बैंकिंग चैनल हो सकता है। और आपके मन में अगर ये आशंकाएं हैं, ये भय बैठा हुआ है, तो फिर आप ये रेगुलर चैनल को अवॉइड करेंगे, आप फिर वो दूसरे किसी रास्ते में जाएंगे जहाँ पे नुकसान भी होने की संभावना है, कॉस्ट भी बढ़ेगी। जी, वो कॉस्ट भी बढ़ती है। और कई बार इसी चीज़ का दूसरा पहलू, हमारे पास दूरदर्शन में बहुत सारे ऐसे पत्र आते हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स के कॉल आते हैं कि हमारे लिए क्या व्यवस्था है, हमारे लिए क्या जानकारी होनी चाहिए। आज अगर कोई सीनियर सिटीज़न है, 2, 5, 10 साल पहले वो रिटायर हो चुके हैं, आज पेंशन के ऊपर उनका घर चल रहा है, या उसी का परिवार का बेटा कहीं पे विदेश में है और वहाँ से वो पैसा भेज रहा है, तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बैंकिंग रूल्स बहुत सारे अभी बदल गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, साथ में इनकम टैक्स रूल्स। जब वो सीनियर सिटीज़न, जब वो युवा थे और उन्होंने जब उनका पहला टैक्स भरा था तब रूल्स अलग थे, और आज शायद वो 360 डिग्री चेंज हो गया है। तो उनके अंदर बहुत सारी एक असमंजस जैसी परिस्थिति होती है, और वो ऐसा मानते हैं कि ये सब बहुत हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर मैं ऐसा वर्ड यूज़ करूँ तो आप सीनियर सिटीजन्स को क्या बताना चाहेंगे कि ये उनके लिए कितनी सहूलियत भी है? अत्याचार तो बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें मैं वापस कहूँगा काफ़ी आसान हुई हैं। टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से उपयोग हमारा देश कर रहा है, अब दुनिया में शायद ही कोई देश उस लेवल पे टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर पाया हो टैक्स प्रोसीजर में, उसके कारण चीज़ें आसान बहुत हुई हैं। हमें ये चीज़ भी स्वीकार करना होगी कि हमारे जो भी बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, टेक्नोलॉजी को लेके थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो उनके उसमें उनकी कभी आदत नहीं रही उस सारी चीज़ को देखने की। पर उसके बावजूद भी मतलब आप अगर चीज़ों को एक सिस्टम के थ्रू फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू सारी आपका प्रोसेस हो रहा है, सो कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। खाली एक छोटी सी चीज़ मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा कि सब इनकम टैक्स में एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस इस चीज़ की होती है कि आपके जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके आपके डॉक्यूमेंटेशन बराबर है या नहीं, उसके कागजात आपके पास में बराबर हैं कि नहीं। जैसा मैंने कहा साहब बेटे ने वहाँ से अमेरिका से पैसा आपको भेजा है, ठीक है साहब, वो से $10,000 वो आपको भेज रहा है, इंडियन रुपीज़ में 8 लाख रुपए हो गए, 6 महीने बाद में फिर अगला कोई रेमिटेंस आ गया है, कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आने वाली है, उस पर आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना। ये हो सकता है कि इनकम टैक्स के पास में इंफॉर्मेशन जाए कि साहब आपके बैंक खाते में इतने पैसे जमा हुए हैं, वो आपको एक नोटिस भेज सकते हैं कि भाई इसका आप हमें डिटेल बतला दीजिए। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बाकायदा उसकी डिटेल दे दें कि साहब ये बेटा मेरा वहाँ पे काम करता है, उसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी इतनी वहाँ पे सैलरी है, उसने मेरे को ये पैसा भेजा है। खुद आप जवाब दे दें, बहुत अच्छा है। नहीं जवाब दे सकते हैं, किसी भी टैक्स प्रोफेशनल की मदद लें, वो आपकी मदद करेंगे। बस सवाल ये है कि साहब उसके डॉक्यूमेंटेशन आपके पास में होना चाहिए। कागज़ अगर आपके पास में नहीं है तो फिर चीज़ें कई बार उलझ जाती हैं। अब जो बात सच भी है उस चीज़ को फिर समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इनकम टैक्स की कि साहब ये पैसा बेटे ने भेजा है। तो ये एक छोटा सा ध्यान रखें कि कम से कम जो बड़ी अमाउंट के आपके फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन अपने पास में बराबर रखें और संभाल के रखें उन चीज़ों। जी, अगर आप हमारे व्यावसायिक श्रोतागण को बताना चाहेंगे कि टॉप 5
पॉइंट्स उनको क्या याद रखने हैं इनकम टैक्स फॉलो करने के लिए? हर साल क्या करना चाहिए खुद के लिए, दूसरों के लिए, या अगर मैं कोई अधिकारी हूँ, कहीं पे काम करता हूँ, तो मेरी ऑफिस में मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? एक छोटी सी अगर शुरुआत अगर हो जाती है जिसको, बिकॉज इनकम टैक्स को जिस नज़रिए से देखा जाता है वो नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। तो उसकी शुरुआत हम करें कि ये 5 पॉइंट का ध्यान रखो, आपका आधा लाइफ तो यही आसान हो गया। हाँ, मतलब उमेश जी, आप 5 की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है 5 में से 4 तो शायद एक ही बात पे ख़त्म हो जाएंगे, जो मैंने पहले भी कहा कि साहब कितना कमाना है और कितना दिखाना है जी, वो सवाल अब ख़त्म हो गया है साहब। वो समय गया। मैं बहुत बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कह रहा हूँ, मैं हर मंच से ये बात कहता हूँ कि वो दिखाना कितना है वो समय गया। वो ऑलरेडी देख रहे हैं सर, आप दिखाओ मत दिखाओ, जिनको देखना है वो सब ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारे पास में उमेश जी कई बार क्लाइंट आते हैं, हमारे टैक्स प्रोफेशनल बाकी लोग जो है बतलाते हैं कि कई बार इन बैंक ऑनलाइन इतनी डिटेल अवेलेबल है कि हम हमारे क्लाइंट को बतलाते हैं कि भाई तेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ये खाता है जिस पे तेरे को ब्याज मिला। अरे सर, मेरे को तो मालूम ही नहीं कौन सा, भाई कभी खुलवाया होगा तेने, ये खाता है उस पर ब्याज आ रहा है, ये कंप्यूटर बतला रहा है, भारत सरकार का सिस्टम बतला रहा है। सो मेरा ख्याल है पहली चीज़ व्यवसाय के बारे में भी ये बहुत क्लियर है कि साहब कितना दिखाना है वाली स्थिति नहीं है, जो है वो सादा दिखाना, जो भी आप कमा रहे हैं वो सादा दिखाना है। उन्होंने देख लिया और वो आ गए आपके पास में, फिर महंगा पड़ जाएगा, फिर सौदा महंगा हो जाएगा। हम तो ऐसे गुजरात में तो सब व्यवसाय का गढ़ है, ये तो गुजरात तो पूरे देश का, तो हम तो हर चीज़ को बिल्कुल व्यावसायिक दृष्टि से देखते हैं। तो वो सौदा महंगा हो जाएगा कि साहब वो आ गए और उसके बाद में आपको अगर बताना पड़ा। सो पहली चीज़ तो ये कि साहब जो भी है वो सादा दिखाना है। देन इनकम टैक्स में और व्यवसायों के लिए सब इनकम टैक्स में कई सारी सुविधाएं हैं। आपका अगर कुल मिला के 2 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है तो आपको कोई बहुत ज़्यादा डिटेल हिसाब किताब रखने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स ने एक व्यवस्था दी हुई है कि आपका जो भी टर्नओवर है उसका 8% आप अपनी इनकम डिक्लेयर करें। अगर सारा बिजनेस आपका बैंकिंग चैनल के थ्रू होता है तो टर्नओवर का 6% का आप अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करें, उस पर जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो पे कर दें। ना उसमें कोई आपको हिसाब किताब रखने की ज़रूरत है, ना कोई ऑडिट करवाना है। तो बहुत आसान सी व्यवस्था है जो की जा सकती, जिनको फॉलो किया जा सकता है। थोड़ा बड़ा हो गया है बिजनेस, 2 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर हो गया है, तो उस केस में हो सकता है आप पे ऑडिट की कंपल्शन आ जाए, हिसाब किताब आपको मेंटेन करके रखना पड़े। तो फिर उसमें वो डॉक्यूमेंटेशन, वो हिसाब किताब आपको बराबर रखना पड़ेगा। वो कई बार मन में चिढ़ होती है कि यार मैं तो मेरा धंधा कर रहा हूँ, सुबह दुकान पे गया, शाम को वापस आके ये हिसाब किताब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर क्यों? पर वो करना पड़ेगा सर। आप इस देश की इकोनॉमी का एक हिस्सा हैं, इस देश की इकोनॉमी से बहुत सारे फ़ायदे आपको मिल रहे हैं, तो इतनी आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको अपना एक प्रॉपर हिसाब किताब मेंटेन करके रखना होगा। अगली जो व्यवसायियों के लिए बात आ सकती है, इनकम टैक्स में टीडीएस के प्रोविजंस बहुत सारे होते हैं, जहां पे आप कई सारे पेमेंट कर रहे हैं, उन पेमेंट पे आपको बकायदा टैक्स काट के सरकार को जमा कराना पड़ता है। तो वो सारी जो रिक्वायरमेंट है, वो जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली गई है, आपको उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से उसका पालन करना पड़ेगा। और देन उसके बाद में जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, एडवांस टैक्स की अगर लाइबिलिटी है उसको आपको टाइमली पे करना है। रिटर्न अपना साल का साल समय पे जाना ही चाहिए। नहीं तो इन सारी चीज़ों में फिर व्यवस्थाएं सख्त भी हो गई हैं। आपने अगर टाइमलाइन मिस कर दी हैं तो फिर बहुत सारे जो बेनिफिट्स आपको मिलना थे वो भी नहीं मिल पाएंगे। उसमें फिर कोई आप माफ़ी नहीं मांग सकते, उसमें फिर कोई आप रिलैक्सेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे कंप्लायंसेस होना ज़रूरी है। कोई नया इनकम टैक्स के रिलेटेड रूल आने वाला है या जो आ चुका है उसके लिए अगर कुछ आप थोड़ा सा हमारे श्रोतागण को बताना चाहें? सर वैसे रूल तो क्या, यूँ देखा जाए तो पूरा का पूरा इनकम टैक्स का कानून बदल रहा है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने वो इनकम टैक्स का नया पूरा बिल जो है वो ड्राफ्ट पेश कर दिया है, पार्लियामेंट की कमेटी के पास में है, और जिसमें सरकार की पूरी कोशिश है कि इनकम टैक्स में जितने कॉम्प्लिकेशंस की बात कही जाती है, ऐसा कहा जाता है कि बड़ा कठिन कानून है, उसको बहुत बहुत सरल बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। तो वो तो पूरा का पूरा इनकम टैक्स का एक बिल नया आ ही गया है। उसके अलावा अभी जो बजट पेश हुआ है 1 फरवरी 2025 को, उसमें एक बहुत बड़ी रिलीफ सरकार ने सब लोगों को दी है, जिसमें उनका कहना है कि साहब हर वो व्यक्ति जिसकी आय 12 लाख रुपए तक की है, उसे अपनी आय पे कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है।
उमेश जी, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। 12 लाख रुपए साल तक की इनकम पे ज़ीरो इनकम टैक्स का पेमेंट, यानी बहुत बड़े वर्ग को उससे फ़ायदा होने वाला है। पति पत्नी अगर दोनों काम करते हैं तो 12 लाख रुपए हस्बैंड के लिए, 12 लाख रुपए वाइफ के लिए, 24 लाख रुपए साल की परिवार की इनकम, और उस पर कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देना है। ऐतिहासिक फैसला है ये ऐतिहासिक कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। जो उसको लेके छोटा सा कन्फ्यूज़न है, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं उसको भी एक बार क्लेरिफाई कर दूं। 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना है, पर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने की छूट नहीं है। जैसे ही आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, सो इनकम टैक्स का रिटर्न आपको फाइल करना होगा। टैक्स भले ही कोई नहीं देना होगा, पर सरकार आपसे इंफॉर्मेशन लेके अपने पास में रखना चाहती है। सो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो अगले साल, अगले वित्त वर्ष 25-26 में जिनकी भी आय 12 लाख रुपए तक की होगी, कोई इनकम टैक्स उन्हें नहीं देना होगा। बहुत अच्छी जानकारी आज के हमारे विशेषज्ञ ने दी है। हमारे घर में हमारी जो बहनें हैं, मम्मी है या सिस्टर है या वाइफ है, उनके लिए भी जवाब दिया है, या व्यावसायिकों के लिए जवाब दिया है, या बुज़ुर्गों के लिए जवाब दिया है। उनका कहना इतना ही है कि अगर आपकी आय है तो वो दिखा दीजिए, अगर इनकम है तो इट शुड बी शोन टू द रूल्स एंड इट शुड बी रिटर्न ऑल्सो। सो उनके जो 3 शब्द हैं मैं इस तरह से समझने के लिए कोशिश करूंगा कि अगर इनकम है तो वो टैक्स के लिए भी आपको बताना है, और उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। आपको सुकून मिल सकता है, आपको खुशी भी मिल सकती है। सुकून इसलिए क्योंकि आपने देश के कानून को आपने अपनाया, और खुशी इसलिए कि देश के विकास के लिए आपने छोटा सा प्रदान किया। सो इनकम टैक्स रूल्स रेगुलेशन के लिए आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने आपके लिए बहुत सारी जानकारी दी है। आइए उनकी जानकारी का फ़ायदा लें और हमारे व्यावसायिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को लाभान्वित करें। आप अहमदाबाद में आए हैं, स्पेशली हमारे कार्यक्रम में आपने हमारे दूरदर्शन के श्रोताजन को बहुत सारी अच्छी माहिती दी है, जानकारी दी है, उसके लिए आपका शुक्रिया। आप बार बार अहमदाबाद और गुजरात आते रहिए और लोगों को अच्छे ज्ञान से लाभान्वित करते रहिए, ताकि मार्च महीना जो है वो सबके लिए खुशी का महीना रहे और ना कि इनकम टैक्स का एक बोझ भरा महीना रहे। तो आप सबको वो खुशी मुबारक, आप सबको वो रिटर्न्स मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।